single day. I'm gonna make हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विशेष गोयल और आप देख रहे हैं मेरे चैनल विकीवर्ल्ड। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम बैक। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था जो स्ट्रैटेजी है और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है उसके बारे में डिस्कस किया था और उम्मीद है आपने वो वीडियो देख ली होगी। नहीं देखी थी तो पहले उसको देख लेना। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ स्टेप्स इन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको पहले स्ट्रेटेजी और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग समझना बहुत ज़रूरी है। अब बिना टाइम वेस्ट जल्दी से शुरू करते हैं। अब इसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं आपके टोटल, यहाँ पे आपके टोटल मिलते हैं 6 स्टेप्स, जैसे आप सामने फोटो में देख सकते हो। ये इनका पूरा ऑर्डर है। इस ऑर्डर में आपको स्टेप्स होते हैं और इनको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं आज। पहला है इसमें डिटर्मिनेशन ऑफ मिशन और पर्पस। अब जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है वो शुरू क्या कहाँ से होती है कि आपको पूरा ना देखना है कि आपके बिजनेस का क्या मिशन है, क्या पर्पस है जो आप फ्यूचर में अचीव करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। जो ऑर्गेनाइजेशन के मिशन है वो उसकी रीज़न बनता है एग्जिस्टेंस का, उसके अस्तित्व की वजह, ठीक है ना। वो उसके जो बिजनेस का है उसका लॉन्ग टर्म विजन बनते हैं कि बिजनेस लॉन्ग टर्म में क्या करना चाहते हैं और क्यों एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना। वो एक इंस्पिरेशन का सोर्स बनते हैं भाई, कि जब भी आप देखो कि भाई हमारी ये स्ट्रेटजी है तो उनको इंस्पिरेशन मिलेगी काम करने के लिए, और जो ऑर्गेनाइजेशन की पूरी ज़िंदगी भर चलता रहता है। तो ऑर्गेनाइजेशन का क्या मिशन है ये आपको क्लियरली स्टेट करना है ताकि आइडेंटिफाई किया जा सके कि क्या क्या काम करना है, ठीक है। बेसिकली वहाँ पे उसका पूरी फिलॉसफी वगैरह होगी। अब जो मिशन है वो एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स में दिया जाता है, जैसे इसमें कुछ कुछ एग्जांपल्स जैसे दे सकते हैं, आर बिजनेस इज सर्विस, या टू प्रोवाइड डिपेंडेबल स्टैंडर्ड ड्रग्स टू द पब्लिक एट लो प्राइजेस, या फिर टू सर्व द नेशन थ्रू रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन फिजिकल एंड टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज, ऐसे वगैरह वगैरह यहाँ पे जो है इनके मिशन होते हैं। अब इन मिशंस को अचीव करने के लिए जो टॉप मैनेजमेंट है वो कुछ मेजर ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स बनाता है कि जिससे जो ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज वगैरह यूटिलाइज किए जा सके और इस मिशन को पूरा किया जा सके। अब जो ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स है ना उनको एक दूसरे की जगह यूज़ कर लिया जाता है, जनरली उनको सेम माना जाता है, लेकिन रशल एकॉफ ने इन दोनों को बीच में फ़र्क बताया है। वो कहते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव है ये डिज़ायर्ड स्टेट है या डिज़ायर्ड आउटकम है आपका, लेकिन जो गोल्स हैं ये ऐसे ऑब्जेक्टिव हैं जो एक क्यों ना कुछ अटेन करने के लिए एक प्लान पीरियड में वो होते हैं, उसके हिसाब से शेड्यूल करे जाते हैं। मतलब बेसिकली उनका ये कहना है कि ऑब्जेक्टिव जो है वो ओपन एंडेड होते हैं, उनका कोई टाइम फ्रेम नहीं होता, लेकिन जो आपके गोल्स हैं उनका टाइम फ्रेम होता है। एग्जाम्पल कि अगर जो फर्म का एक ऑब्जेक्टिव है सर्वाइवल, तो कंप्लीटली आप उसे कभी अटेन कर ही नहीं सकते। आप कब कहोगे कि हाँ भाई हमारा जो सर्वाइवल का ऑब्जेक्टिव था वो पूरा हो गया? नहीं हो सकता, क्योंकि ज़िंदगी में फ्यूचर में कभी ना कभी फेलियर होगा ही होगा। तो ऑब्जेक्टिव जो है ना वो काफ़ी ब्रॉड और जनरल टर्म्स में कहे जाते हैं, लेकिन जो आपके गोल्स हैं वो काफ़ी स्पेसिफिक होते हैं और आपको पूरा बताते हैं कि किस तरीके से आपको अटेन करना है। मतलब काफ़ी स्पेसिफिक होते हैं, बेसिकली यही कहने की बात है। अगर मैं आपको एग्जांपल देके बताऊं तो एक फर्म का गोल हो सकता है कि अगले 3 सालों में 100% ग्रोथ दिखाना। लेकिन अब देखो, जाहिर हम जो जनरल कैटेगरी कह रहा हूँ जनरली बस यही है कि गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को एक दूसरे की जगह यूज़ कर लिया जाता है, इतना कोई ध्यान नहीं देता है। तो दूसरा इसमें स्टेप है एनवायरमेंटल स्कैनिंग। अब जो एनवायरमेंटल का एनालिसिस है उसमें आपको जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग आपको पूरी देखनी होती है। जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है फर्म का उसमें आपको पता ही है क्या क्या होता है, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, मार्केट और बाकी फोर्सेज होते हैं जो उसकी फंक्शनिंग को अफेक्ट करते हैं। जो फर्म का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वो काफ़ी डायनेमिक होता है, अनसर्टेन होता है, ठीक है। जो मैनेजमेंट है उसको पूरा अच्छे से उसे मॉनिटर करना है, उसे पता लगाना है कि क्या क्या थ्रेट्स हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं फर्म के लिए फ्यूचर में। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं कहूँ तो इन जो आपकी मार्केट है उसमें अगर ये दिख रहा है कि भैया बहुत तगड़ा कंपटीशन आने वाला है तो ये काफ़ी एक थ्रेट की तरह बनता है। और अगर दिखता है कि भाई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, डेवलप हो रही है, तो उससे ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि अपनी कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं। तो एनवायरमेंटल एनालिसिस से जो मैनेजमेंट है वो ईटॉप बना सकता है। ईटीओपी मतलब इन्वायरमेंटल थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी प्रोफाइल। जो इन्वायरमेंट के जो फोर्सेज हैं वो एक्सेस करेगा कि भाई उनका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है बिजनेस पर। जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनिंग को पूरा सेट वेट करता है, ठीक है। वो मैनेजमेंट के लिए एक काफ़ी ज़रूरी होता है कि वो पूरा अच्छे से समझ पाएँ कि उनकी प्रेजेंट कंडीशन क्या है और वो फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं। ऐसे कुछ एस्पेक्ट्स पे ध्यान दे जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी हैं। तो मैनेजमेंट को इन सवालों के जवाब ढूंढने होते हैं कि भाई पहला हो गया कि इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल ट्रेंड्स क्या है, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी, सोशल चेंजेस, एंटी पोल्यूशन, एनर्जी कंजर्वेशन लॉज वगैरह वगैरह।
दूसरा सवाल कि कंपनी के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के लिए मार्केट में क्या ट्रेंड है, जैसे कि डिमांड आपकी सेम रहने वाली है, डिक्रीज़ होगी या इंक्रीज़ होगी। तीसरा कि क्या टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं जिनको आप एंटिसिपेट कर पा रहे हो कि नए नए प्रोडक्ट्स आएंगे जिनके एडिशनल यूज़ होंगे, काफ़ी ना ज़्यादा यूज़फुल होंगे, वो पॉपुलर हो सकते हैं। फोर्थ कि क्या कंपटीशन आपको झेलना पड़ेगा आने वाले टाइम में, कॉम्पिटिटर्स को आपको आइडेंटिफाई करना है, उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को भी एनालाइज करना है। अब जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसको ना पूरा आपको अच्छे से समझना पड़ेगा बिजनेस के लिए। क्यों? क्योंकि वो आपके प्रेजेंट और फ्यूचर में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ थ्रेट्स देगा, कंस्ट्रेंट्स क्राइसिस वगैरह देगा जिनको आप एक्सप्लॉइट कर सकते हो या फिर आपको झेलना पड़ सकता है, मतलब जो भी केस होगा। तो ये सारी चीज़ें ना आपको देखनी पड़ती हैं अच्छे से। तो पूरा इनका फोरकास्ट करना होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के जो आपके एस्पेक्ट्स होते हैं, और वही जो है आपके इंटरनल फोरकास्टिंग है सेल्स की या प्रॉफिट ट्रेंड्स की, उसके लिए बैकग्राउंड बनेंगे। दूसरा स्टेप हो गया, बात करते हैं तीसरे स्टेप की, वो है ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस। अब यह जो ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ्स है और वीकनेसेस हैं उनको एनालाइज करने के लिए आपको फर्म की क्या करंट पोजीशन है वो आपको देखनी है। इसमें बेसिकली 3 पॉइंट्स हैं कि जो फर्म है वो क्या क्या रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोवाइड करती है। दूसरा कि जो फर्म की क्या जोग्राफिकल कवरेज है, लोकल एरिया में, नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे। तीसरा कि फर्म की डिफरेंशियल एडवांटेज क्या है, मतलब कि उसमें ऐसी क्या कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ है उसमें स्पेशल खास कि जो उसको कॉम्पिटिटर से आगे लेके जाती है, उनसे अलग बनाती है। अब जो ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस है वो आपको अपनी फाइनेंशियल पोजीशन, प्रोडक्टिव कैपेसिटी, मार्केटिंग इफेक्टिवनेस और रिसर्च एंड डेवलपमेंट वगैरह का ना पूरा अच्छे से रिव्यू देता है, ह्यूमन स्किल्स वगैरह, ह्यूमन रिसोर्स स्किल्स वगैरह का भी। जो स्ट्रेटेजिक प्लानर है उसको अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशनल, फाइनेंशियल और मैनेजरल स्ट्रेंथ्स को एनालाइज करना है। ऑपरेशनली जो आपकी जो फर्म है क्या उसकी क्या कॉम्पिटिटिव एज है उसका कॉम्पिटिटर्स के हिसाब से, राइवल फर्म्स के हिसाब से। फाइनेंशियली देखना है कि क्या आपके पास इतना पैसा है कि आप स्ट्रेटेजिक प्लान्स को फाइनेंस कर पाओ, और मैनेजरियली आपको देखना है कि क्या इतना मैनेजरियल टैलेंट है कि आप इन स्ट्रेटेजिक प्लान्स को कैरी कर सको। फोर्थ स्टेप इसमें आता है डेवलपिंग स्ट्रेटेजिक ऑल्टरनेटिव्स। जो स्ट्रेटेजिक ऑल्टरनेटिव्स हैं उनको आपको डेवलप करना है, एनालाइज करना है ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट के हिसाब से। इसमें आता है आपका स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट मतलब स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। ये अपने आपको पता होगा स्वॉट क्या होता है। अब जो एनवायरमेंटल अपॉर्चुनिटीज़ जब आपने उनको आइडेंटिफाई कर लिया, थ्रेट्स वगैरह देख लिए, स्ट्रेंथ्स वीकनेस देख ली, उसके बाद अगर कोई चेंजेस की ज़रूरत है आपने वो कर लिए, तब आपको स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के प्रोसेस में नया स्टेप आपके लिए ये रहता है कि आपको अल्टरनेटिव्स जो हैं उनको देखना है और सबसे अप्रोप्रिएट वाले को चूज़ करना है। अब कंपनी को अल्टरनेटिव्स आपके किस हिसाब से देखने हैं, या देखो हो सकता है कि कंपनी इस बिज़नेस में कंटिन्यू करे या इसे थोड़ा थोड़ा बाहर निकले या पूरी तरीके से इस बिज़नेस से बाहर निकल जाए। दूसरा कि अगर इसी बिज़नेस में कंटिन्यू करना है तो उसे ग्रो कैसे करना है, एक्सपैंड करना है अपनी एग्जिस्टिंग यूनिट्स को, या नई यूनिट्स लगानी है, या दूसरी यूनिट्स को, कंपनीज़ को एक्वायर करना है। अगर उसे डाइवर्सिफाई करना है तो उसे अपने रिलेटेड एरियाज़ में करना है या अनरिलेटेड एरियाज़ में। जैसे टीवी बनाने वाली कंपनी अगर वो चाहती है कि हम रिलेटेड एरियाज़ में करें तो जैसे वो बना सकती है वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, वैक्यूम क्लीनर। और अगर नई अनरिलेटेड एरियाज़ में जाना है तो टेक्सटाइल, सीमेंट, शुगर वगैरह कहाँ कहाँ डाइवर्सिफाई करें वो डिटरमाइन करना है। उसे क्या वर्टिकल इंटीग्रेशन के हिसाब से ग्रो करना है, मतलब जैसे आप जिससे रॉ मटेरियल खरीदते हो आपने उस कंपनी को ही खरीद लिया ठीक है, तो या फिर उसको अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ कॉम्बिनेशन में जाना है। एग्जाम्पल के तौर पे पेप्सी और कोका कोला एक हो गए। ओह माय गॉड, ये क्या कह दिया भाई तो मतलब ऐसे हो सकता है, ठीक है ना, तो मर्जर हो जाता है कंपनीज का। फिफ्थ है यहाँ पे आपका स्टेप इवैल्यूएशन ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑल्टरनेटिव्स। अब इसमें क्या है, अब जो हर स्ट्रेटेजिक ऑल्टरनेटिव है उसके खुद के मेरिट्स होते हैं, डीमेरिट्स होते हैं, जिनको आपको अच्छे से एनालाइज करना ज़रूरी होता है। मैनेजमेंट को अपने के अल्टरनेटिव्स को देखना होता है इस हिसाब से कि आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, कंस्ट्रेंट्स होंगे, स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेस क्या है, उसके हिसाब से आपको देखना होता है। बेस्ट ऑल्टरनेटिव आपको चूज़ करने के लिए मैनेजमेंट जो है ना क्वान्टिटेटिव टूल्स भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपकी PERT, CPM, रेशियो एनालिसिस, लीनियर प्रोग्रामिंग वगैरह वगैरह। जहाँ तक मुझे ध्यान है ना, PERT, CPM वगैरह वगैरह हमारे 12th के कंट्रोलिंग चैप्टर में था, लेकिन वो सिलेबस कट होने की वजह से इसको उड़ा दिया गया था, तो पढ़ा नहीं होगा आपने। खैर वो तो अभी भी नहीं पढ़ना है आपको। अब ऑल्टरनेटिव्स इवैल्यूएट करते हुए ये काफ़ी ज़रूरी चीज़ है कि आपको अपने उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे या सर्विस पे आपको ध्यान देना है, और ऐसे कॉम्पिटिटर्स पे ध्यान देना है जो उसको डायरेक्टली ऑफर करने के लिए आपके राइवल्स हैं, बेसिकली दुश्मन है। तो स्ट्रैटेजी है, अगर आपके कोई एडवांटेज है आपकी बिजनेस में, कोई खास एडवांटेज है, अगर उसको ढंग से यूज़ ना करें अपने राइवल्स के खिलाफ,
तो ऐसी स्ट्रैटेजी को आपको रिजेक्ट कर देना है, उसको भगा देना है वहाँ से कि भग यहाँ से, मैं कोई ढंग की स्ट्रैटेजी ढूंढूंगा। सिक्स्थ और आखिरी इसमें स्टेप है चॉइस ऑफ स्ट्रैटेजिक ऑल्टरनेटिव और फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रैटेजी। अब स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में लास्ट स्टेप आपका आता है, वो है यही जो मैंने बोला अभी कि स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव जो है, आपको अच्छे से पूरी स्ट्रैटेजी वगैरह ढूंढना और उसको मतलब पूरा इसको ढंग से लगाना लाइन में। जो मैनेजमेंट है ना, उनको अपने स्ट्रेटेजिक ऑल्टरनेटिव को ऐसे सिलेक्ट करना है जो ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से बढ़िया बेस्ट सूटेड है। दूसरे शब्दों में उसको अपनी एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ्स जो हैं उनको मैक्सिमम तरीके से यूटिलाइज करना है, नई कैपेबिलिटीज़ को भी एक्वायर किया जा सकता है। जो स्ट्रेटेजिक प्लान है वो ना फुल्ली उसमें है ना कि आपके जो रिसोर्सेज हैं, जो स्किल्स हैं, उन पे डिपेंड हो रहता है कि हो सकता है कि एक्चुअली हम इतना फेल हो जाएं इतना ज़्यादा एक्वायर करने में, है ना। कुछ आपके और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे डिग्री ऑफ रिस्क जो मैनेजमेंट एक्सेप्ट कर सकती है, डिसीजन की टाइमिंग, ओनर जो है बिजनेस के उनका क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, टॉप मैनेजर्स के क्या एटीट्यूड्स हैं, ये सारी इसमें ना चीज़ें आ जाती हैं। अब जब स्ट्रैटेजी जब आप फाइनलाइज कर लेते हो तो उसको अच्छे से इनकॉर्पोरेट करना है आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस में। उसको आपको जो ऑपरेशनल और टैक्टिकल प्लान्स हैं, प्रोग्राम्स, बजट्स वगैरह, उसमें आपको ट्रांसलेट करना है, उसमें बनाना है ताकि वो ढंग से इम्प्लीमेंट किया जा सके। जब स्ट्रैटेजी प्रैक्टिस में डाल दी जाती है तो आप उसकी इफ़ेक्टिवनेस को रिव्यू करते हो, ये देखने के लिए कि आपको इंटेंडेड रिजल्ट्स, आपके इच्छा अनुसार परिणाम मिले हैं या नहीं मिले हैं। तो बस यहाँ पे आपका ये स्टेप भी पूरा हो गया। अच्छा दोस्तों, अगर आपको नीचे लाइक डिसलाइक वगैरह बटन के साइड में अगर थैंक्स का बटन दिखता है तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो उस बटन से कर सकते हो। नहीं दिख रहा है, बहुत ही जल्द दिखने लगेगा, कोई चिंता की बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे स्टेप्स भी हो गए। अब हमारी आखिरी वीडियो आएगी जिसमें मैं आपसे डिस्कस करूँगा टेक्निक्स ऑफ एनवायरमेंटल एनालिसिस और इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजीज, और उसके बाद ये आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो बस दोस्तों, फिलहाल की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है इसे लाइक जरूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। ठीक है, फायदा सबका होना चाहिए, शेयर कर देना। इसलिए मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू।